नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आज के इस वीडियो लेक्चर में। और प्यारे साथियों, रीड साइंस में अपने टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज में आज जो मानव के विभिन्न तंत्र हैं उनसे संबंधित प्रश्नों का ये पहला भाग रहेगा। एक भाग इसका और आएगा साथियों। और आज के इस वीडियो में अपन 21 महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। ठीक है। इसके अलावा साथियों, एप्लीकेशन से आप जुड़ गए होंगे। जो हमारा नया एप्लीकेशन है, नहीं जुड़े हैं तो उसको आज ही डाउनलोड कीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, ज़रूर से ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। आपको डेफिनेटली नया जो भी कुछ आएगा उसी पर एक प्रकार से आएगा, है ना। तो नया कोर्स जो भी हम लॉन्च करेंगे, जब भी करेंगे, थर्ड ग्रेड के लिए भी आगे करेंगे, बाकी एग्ज़ाम्स के लिए भी करने की कोशिश करेंगे, तो वो सारा का सारा मैटर उसी एप्लीकेशन पर आपको देखने को मिलेगा। चलिए शुरू कर लेते हैं आज के इस वीडियो को। और पहला प्रश्न है, निम्न में से असंगत युग्म कौन सा है। सूची 1 में भोज्य स्रोत दे रखे हैं और सूची 2 में खनिज तत्व, विटामिन वगैरह दे रखे हैं। मछली नमक विटामिन डी, दूध केला से फास्फोरस, पालक सेब से लोहा, दूध अंडे से कैल्शियम। दूध अंडे से कैल्शियम ठीक है, पालक सेब से लोहा ठीक है, दूध केला से फास्फोरस भी ठीक है, लेकिन मछली नमक से विटामिन डी नहीं होगा। देखिए, मछली में तो विटामिन डी मिल सकता है, हालांकि मछली से भी जो बहुत अधिक मात्रा में विटामिन डी नहीं बल्कि विटामिन ए ही मिलता है, लेकिन फिर भी विटामिन डी से थोड़ा बहुत प्राप्त होता है। लेकिन नमक से विटामिन डी प्राप्त नहीं होता साथियों। इसलिए ऑप्शन आपका जो सही होगा, असंगत युग्म ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर जो है वो साथियों रहेगा। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, पोषण के लिए प्रयुक्त भोजन के स्रोत के आधार पर जंतु सर्वभक्षी शाकाहारी या मांसाहारी होते हैं। 2, मधुमक्खी शाकाहारी जंतु है जबकि मशरूम परजीवी पादप उत्पाद है। उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है। तो देखिए, पहला जो पॉइंट है वो तो बिल्कुल ठीक नज़र आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। दूसरा जो पॉइंट है उसमें देखिए, मधुमक्खी शाकाहारी जंतु है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन जो मशरूम के लिए यहाँ परजीवी बोला गया है वो गलत है। मशरूम एक मर्तोप जीवी है साथियों, है ना। मर्तोप जीवी कवक है जो मृत और सड़े गले कार्बनिक पदार्थों द्वारा एक प्रकार से पाचन कर पोषण प्राप्त करते हैं। इसलिए ऑप्शन आपका जो ए है वो सही होगा, क्योंकि कथन नंबर 2 जो है वो आपका गलत है। अगला आपका प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, भोजन के घटकों के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन असत्य हैं। 1, गेहूं चावल बाजरा आलू आदि ऊर्जा के प्रमुख स्रोत होते हैं। दूसरा है, राजमा मूंग मटर जैसी दालें दूध एवं अंडे कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। 3, खाद्य तेल एवं मक्खन वसा के प्रमुख स्रोत हैं। 4, प्राय सभी प्रकार की सब्जियां विटामिन और खनिज लवण प्रदान करती हैं। तो 4 भी सही है, 3 भी सही है, 1 भी सही है, 2 सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि राजमा मूंग मटर जैसी दालें दूध और अंडे ये प्रोटीन के स्रोत हैं, कार्बोहाइड्रेट के नहीं। प्रोटीन के स्रोत हैं साथियों। ठीक है, किसके स्रोत हैं? प्रोटीन के। तो उत्तर जो रहेगा वो आपका ऑप्शन बी रहेगा, केवल 2। दूसरा कथन बिल्कुल यहाँ पर गलत रहेगा। प्रोटीन जो वो कोशिका विभाजन, इसकी वृद्धि और ऊतकों की मरम्मत में जो वो सहायक है, यानी शरीर के वृद्धि और विकास में प्रोटीन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऑप्शन 2 आपका सही होगा, ऑप्शन बी। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 4, भोजन में विटामिन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ठीक है, कौन सा कथन सही है। 1, सूर्य के प्रकाश में त्वचा द्वारा संश्लेषित विटामिन डी अस्थियों एवं दांतों के विकास हेतु आवश्यक होता है। 2, खट्टे फल जैसे नींबू टमाटर संतरा आदि विटामिन सी के स्रोत हैं। 3, विटामिन ई डी ए एवं के शरीर में संचित होते हैं किंतु विटामिन बी एवं सी नहीं। तो देखिए, यहाँ पर जो आपका आंसर रहेगा वो ऑप्शन डी रहेगा, है ना। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी, ये सभी सही कथन है, कुछ भी इनमें गलत नहीं है, बिल्कुल सारे के सारे सही हैं, इसलिए ऑप्शन डी आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अल्फा क्रिएटिन एक प्रोटीन है जो कहाँ पाया जाता है साथियों? त्वचा में उपस्थित होता है, करवाया हुआ। आपको ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। देखिए साथियों, पाचन तंत्र हो गया आपका, आगे श्वसन तंत्र आएगा, जितने भी तंत्र हैं मानव शरीर के और जितने भी साइंस के टॉपिक हैं, बायोफिजिक्स केमिस्ट्री के,
अभी मैं आपको 20 22 20 20 30 40 30 40 प्रश्न करवा रहा हूँ। इससे भी अधिक प्रश्न अगर आपको करने हैं तो हमारे नए एप्लीकेशन पर पीडीएफ सहित वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं, ठीक है। वो आप ज़रूर से ज़रूर वो कोर्स परचेज कर सकते हैं, बहुत ही कम कीमत पर अवेलेबल है साथियों, और बहुत ही शानदार मैटर है। अगर आपने साइंस अभी तक नहीं पढ़ी है तो आप ये प्रश्न और वो प्रश्न कर लीजिए, आपके बहुत अच्छे अंक रीट में आ जाएंगे डेफिनेटली, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं। सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा है 30 ग्राम, 37 ग्राम, 40 ग्राम और 45 ग्राम, ठीक है। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, 45 ग्राम जो है सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा काफ़ी है, 45 ग्राम, ठीक है। शिशु के लिए 10 ग्राम बहुत है, स्कूल जाने वाले बच्चे के लिए लगभग 20 ग्राम, किशोर बालक के लिए 52 ग्राम, किशोर बालिका के लिए 46 ग्राम और सामान्य वयस्क पुरुष के लिए 56 से लेकर 70 ग्राम और सामान्य क्रियाशील महिला के लिए भी 45 ग्राम इसका उत्तर जो वो साथियों रहेगा, ठीक है। चलिए अगला आपका प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। विटामिन सी स्कर्वी, विटामिन डी रिकेट्स, विटामिन ई रात्रि अंधता। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर आपका रहेगा ऑप्शन बी, केवल तीन है ना, यानी कि ये सही सुमेलित नहीं है। विटामिन ई, भाई विटामिन सी की कमी से देखिए कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है जिसमें त्वचा शुष्क हो जाती है, ठीक है, एवं झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग साथियों होता है। तो 1 और 2 तो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। इसके अलावा विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता को कम कर, यानी कि एक प्रकार से नपुंसकता के लिए विटामिन ई जिम्मेदार है। विटामिन ई की अगर कमी हो रही है तो नपुंसकता उसमें आ जाती है ना। जबकि रात्रि अंधता, जिसको हम कम रोशनी में दिखाई नहीं देना बोलते हैं, वो विटामिन ए की कमी से होता है, रतौंधी रोग, ठीक है। तो यहाँ पर आपका विटामिन ई जो है ये रात्रि अंधता के लिए जिम्मेदार नहीं होगा, रात्रि अंधता के लिए विटामिन ए जिम्मेदार होता है। तो उत्तर जो रहेगा वो ऑप्शन बी रहेगा इसमें, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। ए, दूध में विटामिन बी नहीं होता, बी, विटामिन ए यानी कि रेटिनॉल के अभाव में त्वचा शुष्क तथा सल्की हो जाती है, सी, जोड़ों में पीड़ा होना स्कर्वी के लक्षण हैं, विटामिन बी1 के अभाव में हृदयाघात हो सकता है। देखिए पिछला ही प्रश्न अगर आपने ध्यान से सुना है आंसर को, तो इस प्रश्न में तो आपको कोई समस्या आएगी नहीं। पूछा क्या, देखिए निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका कथन सही नहीं है वो आपका रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दूध में विटामिन बी नहीं होता। देखिए दूध में अल्प मात्रा में विटामिन बी जो साथियों पाया जाता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका सही उत्तर यहाँ पर रहेगा, ठीक है। इसके अलावा ऑप्शन नंबर आपका जो बी है ना, वो ठीक है। विटामिन ए के अभाव के कारण भी त्वचा शुष्क और सल्की हो जाती है साथियों, रेटिनॉल के अभाव, और विटामिन सी की कमी से भी ऐसा होता है। जोड़ों में पीड़ा होना स्कर्वी रोग के लक्षण है ना। और इसके अलावा विटामिन बी1 के अभाव में हृदयाघात भी हो जाता है ना, उसकी समस्या भी होती है। बेरी रोग भी हो सकता है इसकी कमी से, और हृदयाघात भी हो सकता है। इसके अलावा प्रश्न अगला अपना प्रश्न नंबर 9, मानव में दंत विन्यास के संदर्भ में असत्य कथन छांटना है। मानव में दूध के दांतों की संख्या 20 होती है, बिल्कुल सही बात है, जबकि शेष 12 दांत स्थायी दांत होते हैं। ये गलत है, ये कथन गलत है, क्योंकि देखिए 32 दांत जरूर होते हैं लेकिन जिंदगी भर थोड़े रहते हैं दूध के दांत। द्विबारा दंती व्यवस्था पाई जाती है। इसका मतलब ये है कि 2 बार दांत आते हैं। पहली बार जब दांत आते हैं तो वो उनकी संख्या 20 होती है और वो दूध के दांत कहलाते हैं। वो गिर जाते हैं, फिर दांत आते हैं अपने, वो 32 दांत होते हैं, वो अपने स्थायी दांत होते हैं। तो ये पॉइंट ही गलत है, पहला पॉइंट तो बिल्कुल ही गलत है। दूसरा, कर्तनक भोजन को काटते हैं जबकि रदनक भोजन को चीरते फाड़ते हैं, बिल्कुल ठीक है। 3 वयस्कों के कर्तनक की संख्या 8 होती है। तो यहाँ पर अगर अपन देखें तो देखिए वयस्कों में कर्तनक की संख्या बिल्कुल 8 ही होती है। तो ये जो ऑप्शन आपका 1 है ना, ये यानी कि कथन 1 जो है वो गलत है, और कथन 1 या
केवल एक, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका उत्तर साथियों फिर रहेगा। अगला प्रश्न है, जिह्वा के संदर्भ में असंगत युग्म का चयन कीजिए। इधर सूची 1 दे रखी है, इधर सूची 2 दे रखी है। असंगत युग्म कौन सा है? अग्रभाग मीठे स्वाद को बताता है, पार्श्व भाग खट्टे स्वाद को, दोनों ही सही हैं। अग्र पार्श्व भाग तीखा स्वाद और पश्च क्षेत्र कड़वा स्वाद बताता है, तो ये भी सही है। तो यही आपका उत्तर होगा असंगत युग्म, क्योंकि अग्र पार्श्व भाग तीखा स्वाद नहीं बल्कि नमकीन स्वाद बताता है। ठीक है, याद रखिएगा, इनको महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 की बात करें। प्रश्न 11 है, मानव पाचन तंत्र के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? एक, भोजन का पाचन सर्वप्रथम आमा से शुरू होता है और जे आकार का चौड़ा थैलीनुमा भाग होता है आमा से। तो क्या ये सही है क्या साथियों? देखिए बिल्कुल सही नहीं है ये कथन। क्यों नहीं है सही? क्योंकि आमाशय से शुरुआत थोड़ी होती है पाचन की, ये तो मुख गुहा से ही प्रारंभ हो जाता है, लार से ही, है ना। लार के मिलने से भोजन का पाचन प्रारंभ मान लिया जाता है साथियों, माना क्या जाता है, होता ही है। तो डेफिनेटली ये पहला जो कथन है वो तो गलत है। दूसरा, छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, ये इतनी बात तो सही है, जहां भोजन का सर्वाधिक पाचन और अवशोषण होता है, ये बिल्कुल दूसरा पॉइंट तो बिल्कुल सही है। तीसरा, बड़ी आंत में सेलुलोज का पाचन एवं जल का अवशोषण होता है। देखिए जल का अवशोषण निश्चित तौर पे होता है यहाँ पर बड़ी आंत में, लेकिन सेलुलोज का पाचन नहीं होता साथियों, ये याद रखिएगा। तो पहला और तीसरा दोनों ही कथन गलत हैं यानी ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, देखिए मानव में बड़ी आंत में सेलुलोज का पाचन नहीं होता, यहाँ केवल जल एवं पचे हुए शेष भोजन का अवशोषण होता है। जैसे गाय भैंस है आपके, है ना, ये जो शाकाहारी जंतु हैं, इनमें भोजन में उपस्थित जो सेलुलोज है उसके पाचन के लिए बड़ी आंत की सिक्कम में सहजीवी जीवाणु पाए जाते हैं। इन जो शाकाहारी जीव हैं इनके, है ना, सहज जो जीवाणु हो वो पाए जाते हैं कुछ, जो सेलुलोज का पाचन करते हैं। तो बड़ी आंत में जो साथियों नहीं होगा यहाँ पे सेलुलोज का पाचन। तो ऑप्शन आपका 1 और 3 दोनों ही असत्य हैं, ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखें, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न था। इसके अलावा प्रश्न नंबर 12 है, मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं होता? ट्रिप्सिन, गेस्ट्रिन, टाइलिन और पेप्सिन। तो एंजाइम जो नहीं है वो है गेस्ट्रिन। ठीक है, बाकी ट्रिप्सिन, टाइलिन, पेप्सिन ये एंजाइम हैं और इनके काम क्या हैं ये आप लोगों के लिए होमवर्क आप लोग देख सकते हैं। गेस्ट्रिन जो है वो मानव तंत्र का एक पाचक एंजाइम नहीं है, बल्कि यह एक पाचक हार्मोन है साथियों, जो कहाँ से स्रावित होता है? आमाशय की भित्ति से स्रावित होता है। और ये जो गेस्ट्रिन है ये आमाशय को जठर रस स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है साथियों, बाकी ट्रिप्सिन, टाइलिन, पेप्सिन क्या है ना, पाचक एंजाइम है, कहाँ से स्रावित होते हैं, इनके क्या कार्य हैं, अपनी कॉपी उठाइएगा, नोट्स को एक बार जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 13 की बात करते हैं। जंतुओं में श्वसन अंगों के संदर्भ में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कॉकरोच श्वासरंध्र, केचुआ त्वचा, मछली गिल्स, डॉल्फिन त्वचा एवं क्लोम। तो देखिएगा यहाँ जो आपका आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? देखिए केचुआ त्वचा से श्वसन करता है, बिल्कुल ठीक बात है, कोई गलत नहीं है। केचुआ जो है वो त्वचा से ही जो साथियों श्वसन करता है। कॉकरोच श्वास रंध्रों से करता है, मछली गिल्स से करती है, और डॉल्फिन जो है ना, वो यहाँ पे गलत दे रखा है। तो ऑप्शन डी सुमेलित नहीं है। डॉल्फिन श्वसन के लिए त्वचा एवं क्लोम का प्रयोग नहीं करती, यह एक स्तनी जंतु है ना, स्तनधारी जीव जो श्वास लेने हेतु जल की सतह के ऊपर आकर फेफड़ों द्वारा गैसों का विनिमय करती है। तो त्वचा और क्लोम का प्रयोग नहीं, बल्कि किसका प्रयोग करती है? फेफड़ों का प्रयोग करती है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन डी आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 क्या कहता है? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। HCl वसा का इम्लीकरण, पितरस, देखिए वसा का पाचन। अब यहाँ इधर तो आपको पाचक एंजाइम वगैरह रस वगैरह दे रखे हैं, इधर कार्य दे रखे हैं, तो इनको मिलाना है। तो देखिए HCl का क्या कार्य है? HCl का कार्य है साथियों एंजाइम का सक्रियण। जो एंजाइम होते हैं उनको सक्रिय करने के लिए जो आमाशय यानी कि जो जठर रस है ना, आमाशय रस है, वो स्रावित होता है तथा अम्लीय माध्यम में निर्मित कर प्रोटीन पाचन एंजाइम रेनिन एवं पेप्सिन के सक्रियण में भूमिका निभाता है। कौन? HCl। भाई आमाशय रस जो होता है उसमें
आपका रेनिन एंजाइम है ना, पेप्सिन है, उनको सक्रिय करने के लिए HCl कार्य करता है। तो एंजाइम का सक्रियण HCl का संबंध 5 से होगा, यानी ए का संबंध 5 से होगा, यानी कि ऑप्शन ए तो आपका सही नहीं होगा। फिर बी, पित्तरस का संबंध किससे होगा? पित्त का क्या कार्य है? पित्त का कार्य साथियों वसा का इमल्सीकरण, वसा का इमल्सीकरण करने में इनका कार्य है। तो बी में एक आएगा, यानी ऑप्शन सी भी नहीं होगा। फिर है ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन का क्या कार्य है साथियों? ट्रिप्सिन का कार्य है प्रोटीन का पाचन करने का, ठीक है। तो सी में 4 आएगा, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर होगा, बी भी नहीं होगा। लाइपेज का क्या कार्य हो गया? वसा का पाचन। अमाइलेज का क्या कार्य हो जाएगा साथियों? कार्बोहाइड्रेट का पाचन। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15, जीवों में श्वास लेने एवं छोड़ने के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? एक, मछलियों की श्वास की दर स्थलीय जीवों की तुलना में कम होती है। 2, एक वयस्क व्यक्ति 15 से 18 बार प्रति मिनट श्वास लेता है। 3, मानव में उच्च वसित वायु में 16.4% ऑक्सीजन एवं 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, ठीक है। तो ये कक्षा 7 NCERT की बुक में चैप्टर नंबर 10 में जो फैक्चुअल चीज़ें हैं उनके ऊपर आधारित प्रश्न है। और इस प्रश्न का जो उत्तर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, केवल एक, है ना। केवल एक असत्य है, बाकी सारे के सारे आपके यहाँ पर सही हैं, क्योंकि मछलियाँ श्वास की दर जो स्थलीय जीवों की तुलना में कम होती है ऐसा आवश्यक नहीं है, ठीक है साथियों। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, है ना, ऑप्शन नंबर बी यानी कि केवल कथन एक जो वो गलत है। तो ऑप्शन एक यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 16 की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा और कथन नंबर 1 गलत हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है, मानव श्वसन तंत्र के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? 1, श्वास नाल गले में ग्रास नाल से एपिग्लोटिस द्वारा पृथक रहती है एवं यह हाइलिन उपास्थि के छल्लों युक्त होती है। ये पहला कथन है आपका, जो सही है या नहीं है देखिएगा आप। दूसरा, फेफड़ों में उपस्थित गुब्बारे नुमा वायुकोश गैसीय विनिमय के प्रमुख स्थल होते हैं। 3, फेफड़ों के फैलने और सिकुड़ने का कारण केवल डायफ्राम की गति होती है। तो देखिए केवल डायफ्राम की गति होती है ऐसा नहीं है, तो कथन 3 तो गलत है, बाकी 1 और 2 दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। केवल कथन 3 यहाँ पे असत्य है, क्योंकि देखिए फेफड़ों के फैलने और सिकुड़ने का कारण, देखिए मानव श्वसन तंत्र के संदर्भ में अगर देखा जाए तो यहाँ पे केवल कथन 3 जो है वो गलत रहेगा, क्योंकि फेफड़ों के फैलने और सिकुड़ने का कारण वक्षीय गुहा में उपस्थित आंतरिक अंतरा प्रशुक पेशियां, है ना, इंटरकोस्टल, जिनको अपन बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल्स में संकुचन के कारण डायफ्राम एवं पसलियों में गति होती है। यानी डायफ्राम होती है, पसलियों की गति भी डिपेंड करती है, ठीक है, जो फेफड़ों के आयतन में परिवर्तन लाती है। तो डायफ्राम केवल जिम्मेदार नहीं है, पसलियां भी जिम्मेदार है, ठीक है। तो ऑप्शन 3, है ना, सॉरी ऑप्शन नंबर 4 यानी केवल कथन नंबर 3 आपका जो वो गलत रहेगा। यहाँ डायफ्राम अगर केवल शब्द नहीं होता तब तो ये ऑप्शन भी ठीक होता, लेकिन फेफड़ों के फैलने और सिकुड़ने का कारण केवल डायफ्राम है तो ऐसा नहीं है, डायफ्राम है लेकिन इसके साथ पसलियां भी हैं। तो प्रश्न नंबर 16 का उत्तर हो जाएगा डी। प्रश्न नंबर 17 है, किसी सामान्य व्यक्ति में रुधिर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? रुधिर के संदर्भ में, ए, धमनियों की तुलना में शिराओं की संख्या कम होती है और उनमें हर समय शरीर के रुधिर की कम मात्रा रहती है, ठीक है। बी, रुधिर की कुल मात्रा का 70% रुधिर कोशिकाओं के रूप में होता है। सी, श्वेत रुधिर कोशिकाएं WBC केवल लसिका पर्व की बनी होती हैं। डी, रुधिर में WBC की तुलना में प्लेटलेट्स की संख्या अधिक होती है। ये है आपका प्रश्न और इस प्रश्न का उत्तर होगा कौन सा कथन सही है, ये आपको पूछा है। तो एक ही कथन सही है, बाकी 3 कथन गलत हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन आपका डी यहाँ पर सही होगा। रुधिर में WBC की तुलना में प्लेटलेट्स की संख्या अधिक होती है, ये निश्चित आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। बाकी
यहाँ पे आपके आंसर जो होंगे एक प्रकार से सारे ऑप्शंस गलत होंगे। ठीक है, तीनों के तीनों, क्योंकि देखिए जो भी रुधिर होता है अपना, रुधिर में श्वेत रुधिर जो कोशिकाएं यानी कि WBC की तुलना में बिंबाणु या प्लेटलेट्स क्या होती हैं साथियों, अधिक होती हैं, है ना। तो WBC की तुलना में प्लेटलेट्स अधिक होती हैं, बिल्कुल सही बात है। WBC की संख्या कम होती है, शायद मैंने उल्टा बोल दिया था पहले, लेकिन WBC की संख्या कम होती है, प्लेटलेट्स की संख्या अधिक होती है। ठीक है साथियों, और यही यहाँ पर लिखा गया है, रुधिर में WBC की तुलना में प्लेटलेट्स अधिक होती है, तो सही बात है। इसके अलावा धमनियों और शिराओं की संख्या की बात की जाए तो वो बराबर होती है साथियों, ये कम ज़्यादा नहीं होती, पहला पॉइंट। ठीक है, ए वाली बात। ऑप्शन बी की बात करें अपने, तो रुधिर में 55% तो प्लाज्मा होता है जो मैंने आपको बताया, और 45% उसमें कोशिकाएं होती हैं जिसमें RBC, WBC और प्लेटलेट्स तीनों आती हैं। यहाँ क्या बोला गया है, रुधिर की कुल मात्रा का 70% भाग कोशिकाएं नहीं, 45% भाग, 55% प्लाज्मा होता है। ठीक है, इसके अलावा श्वेत रुधिर कोशिकाएं केवल लसिका पर्व की बनी होती हैं। तो देखिए WBC का जो उत्पादन है वो लसिका पर्वों के अतिरिक्त अस्थि मज्जा एवं थाइमस में होता है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखें, केवल लसिका पर्व की नहीं बल्कि थाइमस में भी, है ना, और अस्थि मज्जा में भी, बोन मेरो में, है ना, उनमें भी इसका निर्माण जो है वो साथियों होता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर जो वो सही है पॉइंट। ठीक है, केवल माफ़ी चाहूँगा, ऑप्शन A, B और C ये तीनों ही आपके गलत कथन हैं। ऑप्शन डी आपका सही कथन है, इसलिए ऑप्शन डी ही इस प्रश्न का उत्तर जो वो रहेगा। प्रश्न नंबर 18, शरीर पर चोट लगने पर बहता हुआ रुधिर कुछ देर में रुक जाता है, ऐसा रुधिर के थक्के बनने के कारण होता है। इसके लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी है? प्लेटलेट्स, RBCs, WBCs या प्लाज्मा? तो थक्का जमाने के लिए प्लेटलेट्स जिम्मेदार होती हैं, ऑप्शन ए आपका सही होगा। ठीक है, बिंबाणु भी जिनको बोलते हैं प्लेटलेट्स, ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 19 की अगर बात की जाए तो वो है आपके सामने। प्रश्न नंबर 19 है, मानव हृदय के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन का चुनाव करना है। यह एक पेशीय अंग है जो 3 कोष्ठों का बना होता है, जीवन पर्यंत कार्यरत होता है। मानव हृदय की बात की जाए तो 3 कोष्ठ नहीं होते, 4 होते हैं, 2 आलिंद 2 नीले। तो ये तो गलत कथन, पहला कथन गलत है। दूसरा, इसके स्पंदनों का आरंभ एवं नियमन शिरा आलिंद संधि द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए, इसके स्पंदनों यानी कि धड़कन का नियंत्रण, आरंभन और नियमन, आरंभ करना और उसको नियमित बनाए रखना शिरा आलिंद संधि द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही पॉइंट है। ठीक है, इसके बाद में बात करें अगला, हृदय में आलिंद की तुलना में नीले की भित्ति मोटी होती है तथा इनमें उपस्थित वाल्व रुधिर के विपरीत प्रवाह को रोकता है, ये भी बिल्कुल सही पॉइंट है। तो ऑप्शन आपका यानी कि कथन एक गलत है, बाकी सारे सही हैं, तो केवल एक कहाँ पर है, ऑप्शन ए में है, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20, मानव रुधिर परिसंचरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? एक, हृदय में अशुद्ध रुधिर दाएं आलिंद में आता है जहां से यह दाएं नीले में से होता हुआ फेफड़ों तक जाता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक पॉइंट है, कोई गलत नहीं है इसमें। दूसरा, हृदय में शुद्ध रुधिर फेफड़ों से बाएं आलिंद एवं बाएं नीले से होता हुआ महाधमनी तक प्रवाहित होता है, बिल्कुल सही है ये पॉइंट भी। तीसरा है, मानव में द्विपरिसंचरण की खोज कार्ल लैंडस्टीनर व वीनर ने की थी, बिल्कुल गलत पॉइंट है। ठीक है, क्योंकि जो मानव में जो दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र होता है उसकी खोज जो वो विलियम हार्वे के द्वारा की गई साथियों, ये बताया भी था मैंने आपको, विलियम हार्वे के द्वारा। ठीक है, तो विलियम हार्वे यहाँ पर इसका आंसर होता। मानव में द्वि परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने की थी, अगर ये होता तब तो सही था, लेकिन लैंडस्टीनर और वीनर दे रखा है तो ये यहाँ पर आपका सही नहीं होगा। ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, केवल 3 असत्य। अगला आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, मानव में रुधिर परिसंचरण तंत्र के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए। एक, वयस्क मानव की स्पंदन दर 72 से 80 प्रति मिनट होती है जिसे स्टेथोस्कोप से सुन सकते हैं। दूसरा, वयस्क मानव का रुधिर दाब 100-120 mmHg होता है। 3, रुधिर दाब को स्फेगोमेनोमीटर द्वारा मापा जाता है। ठीक है,
तो यहाँ पर असत्य कथन बताना है आपको। तो सीधा सा प्रश्न है और सीधा सा इसका आंसर है, वयस्क में मानव रुधिर का जो सही रक्त दाब है वो 120/80 mmHg साथियों होता है। ठीक है, तो ये जो आपका पॉइंट है वो कथन नंबर 2 ये बिल्कुल गलत है, बाकी 1 और 3 कथन बिल्कुल सही हैं, इसलिए ऑप्शन ए आपका यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो एक और वीडियो लेक्चर हमारा बनेगा मानव तंत्र के टॉपिक पर, ठीक है, जिसमें और इतने ही प्रश्नों को लेने की मैं कोशिश करूँगा। इससे और अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस अगर आपको करनी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, हमारे नए एप्लीकेशन का डाउनलोड कीजिएगा, वहाँ आप कोर्स परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपको PDF भी मिलेंगी प्रश्नों की, साथ में वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे। बताना चाहूँगा साथियों, अगर वीडियो लेक्चर्स में कोई प्रश्न आपको लगता है कि गलत आंसर बताया गया है तो उसका आंसर आप एक बार PDF में ज़रूर देखें, PDF में करेक्शन के साथ आंसर दिए गए हैं। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।